हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन अमेरिकन व्लॉगर। आज का वीडियो है इंफ्रा न्यूज़ का। विजाक कैसीनो, 6 बिलियन रिफाइनरी, नोएडा फाउंटेन, बिगेस्ट आईटी पार्क और मुंबई शिप। काफ़ी सारी न्यूज़ ये डालते हैं एक ही में इंफ्रा न्यूज़ वाले, एंड की न्यूज़ इज़ वेरी नाइस। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है एक जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने डायरेक्शंस दिए हैं एलओसी पर कई जगहों पर मोबाइल टावर्स के इंस्टॉलेशन के लिए। दोस्तों ये जो मोबाइल टावर्स होंगे ये हिमाचल और कुपवारा डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने अराउंड 1 महीने पहले एक न्यूज कवर की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि ये दो ऐसे गांव हैं जिन्हें हमारे देश में 70 इयर्स बाद में इलेक्ट्रिसिटी मिली थी। बेसिकली ये गांवों को फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी मिली थी और अभी इन्हीं गांवों में फर्स्ट टाइम मोबाइल टावर्स की भी एस्टैब्लिशमेंट की जाने वाली है। तो यहाँ पे रहने वाले लोगों को पिछले महीने इलेक्ट्रिसिटी का तोहफा मिला है और अभी आगे जाकर पूरे देश के साथ में वायरलेसली जुड़ने का एक और माध्यम इन्हें मिल जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते दोस्तों, जो आ रही है हमारी इंडिया म्यांमार रिलेशन से। तो दोस्तों हमारे देश ने म्यांमार को प्रपोज किया है एक $6 बिलियन की पेट्रोलियम रिफाइनरी बनाने के लिए उनके यहाँ यांगोन रीजन में। दोस्तों ये बेसिकली चाइना के बढ़ते हुए म्यांमार इन्फ्लुएंस को कर्ब करने के लिए है, म्यांमार को हमारी तरफ शिफ्ट करने के हिसाब से ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया है। अभी तक कोई इस पर कंफर्मेशन नहीं है, बातें चल रही है गवर्नमेंट की म्यांमार के साथ में। अगर सब कुछ सही जाता है तो हो सकता है इंडिया एक बहुत बड़ी रिफाइनरी म्यांमार में सेटअप करेगा और इसके कारण ना सिर्फ म्यांमार को एक पेट्रोलियम रिफाइनरी मिलेगी लेकिन हमारे देश की भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री को एक्सपांड करने के लिए एक नया रीजन मिल जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते दोस्तों, जो हमारी रेलवे से आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रेलवेज ने एक नए तरीके का लोकोमोटिव बनाया है जो पार्शियली बैटरी ऑपरेटेड है। दोस्तों वैसे ये एक मिक्स सोर्स पर चलने वाला लोकोमोटिव है जो इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी पर दोनों पे चल सकता है और इसे सिर्फ और सिर्फ शंटिंग के लिए यूज किया जाएगा, यानी यार्ड्स वगैरह में इस लोकोमोटिव को यूज किया जाएगा। तो आप देखो दोस्तों वीडियो में देख पा रहे हो किस तरीके का लोकोमोटिव बनाया गया और इसका नाम पासो में ही रखा गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो आ रही है नोएडा से। तो दोस्तों नोएडा शहर में वहां का पहला म्यूजिकल फाउंटेन ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। तो दोस्तों म्यूजिकल फाउंटेन्स आप सभी को पता हो कि जो बहुत बड़े गार्डन्स या अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं या कुछ अलग अलग तरीके के डेस्टिनेशंस होते हैं वहां पर बनाया जाता है और इसी तरीके से सिमिलर अभी नोएडा में भी बायोडाइवर्सिटी पार्क में बनाया गया है जो सेक्टर 91 में पड़ता है। दोस्तों इनिशियली ये जो फाउंटेन शो होगा उसके लिए सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ही जाने दिया जाएगा क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस अभी भी जारी है, लेकिन धीरे धीरे इस फाउंटेन शो को कितने लोग देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते दोस्तों, जो आ रही है राजस्थान से। तो यहाँ पर सोलर पार्क डेवलपर ईपीसी फर्म ने मंडे को एक 600 मेगावाट का सोलर प्लांट कमीशन कर दिया है। तो दोस्तों पिछले लंबे समय से इस प्लांट का काम जारी था और अभी जाकर देश को ये प्लांट डेडिकेटेड कर दिया गया है और राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट को पूरा करने में ये प्लांट भी मदद करेगा। इस प्लांट को बनाने में टोटल 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया था और 2500 एकड़ में ये प्लांट फैला हुआ है। बीकानेर और जोधपुर ये दो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें इस प्लांट से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी का फायदा मिलेगा और 4 लाख घर इसका उपयोग करेंगे। बढ़ते दोस्तों अगली खबर जो आ रही है एनएमसी या नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। तो दोस्तों ये हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लेकिन फिर भी सिटी के अंदर के ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास कोई खुद की बस सर्विस नहीं थी। इसमें ऐसा नहीं था कि सिटी के अंदर जो है बसेस नहीं चलती थी, ये बसेस चलाई जाती थी, लेकिन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टेट ट्रांसपोर्ट है वो इन बसेस को ऑपरेट करता था। लेकिन दिवाली से ये चीज चेंज होने वाली है और यहाँ पर टेक ओवर करने वाली है नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की सारी बसेस के ऊपर। इस टेक ओवर में दोस्तों कई सारी बसेस इंक्लूड होंगी जिसके अंदर 200 सीएनजी, 50 डीजल, 150 इलेक्ट्रिक और 250 इस तरीके की बसेस होंगी जो एक हाई लेवल या आप कह सकते हो पॉश तरीके की बसेस इंक्लूड की जाएगी। इसके जरिए दोस्तों होगा ये कि जो इंटरनल सिटी ट्रांसपोर्ट है इसका मैनेजमेंट सिटी के अंदर ही होगा और इसके कारण मैनेजमेंट में बहुत फर्क पड़ेगा नासिक के इंटरनल स्टेट ट्रांसपोर्ट में। इसके कारण ये यहाँ के लोगों के लिए काफी अच्छी न्यूज है। अगली खबर आ रही है दोस्तों एलएनटी से, जिन्होंने अनाउंस किया है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चेन्नई के लिए। दोस्तों चेन्नई में ऑलरेडी एलएनटी के आईटी पार्क्स मौजूद है और चेन्नई की वैसे भी आईटी इंडस्ट्री काफी बड़ी है। इसी को देखते हुए इन्होंने प्लान किया है एक 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट का नया आईटी और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो मनपक्कम में बनाया जाएगा। दोस्तों ये प्लांट टोटल 40 एकर्स में फैला होगा और इसके अंदर 60,000 आईटी एम्प्लॉइज काम कर पाएंगे। साथ साथ इसका जो रेसिडेंशियल भाग होगा वहां पर 1000 से 1200 रेसिडेंशियल यूनिट्स भी बनाए जाएंगे जहां पर लोग रह सकते हैं और इसकी कंप्लीशन डेट एलएनटी ने 2026 की बताई है। तो दोस्तों ये बनने के बाद में ना सिर्फ चेन्नई का लेकिन पूरे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी पार्क्स में से एक होगा और इसके कारण जो है हमारे देश की आईटी इंडस्ट्री को एक और बड़ी
उपलब्धि हासिल होगी। अगली खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, जो आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री से, जिन्होंने कल लॉन्च किया है एक इंडिपेंडेंट फोरम बाम्बू सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। दोस्तों बैम्बू इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है हमारे देश की जिसके अंदर स्कोप बहुत ज्यादा है, इसके यूजेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप कह सकते हो काइंड ऑफ अनटैप्ड इंडस्ट्री है। बैम्बू वन ऑफ द उन चीजों में से है जो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो सकता है। इसके लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये कहां पर ग्रो हो सकता है, और इसके यूजेस भी बेशुमार होते हैं। इसके कारण इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है, और ये ग्रोथ एफिशिएंटली प्रॉपर तरीके से और फॉर्मली हो, इसके लिए ये फोरम सेटअप किया गया है। इसके अंदर टोटल 55 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है और उम्मीद करते हैं ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से। तो दोस्तों ये दो न्यूज है। पहली ये है कि ऐसे इंडिकेशंस आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मे बी अक्टूबर 15 के बाद में जम्मू एंड कश्मीर में 4G कनेक्टिविटी लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब तक ज्यादातर लोगों को आप में से पता होगी जम्मू एंड कश्मीर में जो है आप हाई स्पीड इंटरनेट मोबाइल पे यूज नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाए गए थे कई कारणों के कारण। लेकिन 15 अक्टूबर के बाद में मे बी ये रिस्ट्रिक्शंस उठ सकते हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। दूसरी इसमें अंदर न्यूज ऐसी है कि BSNL ने ये कल अनाउंस किया है कि जो अटल टनल इनॉग्रेट हुई थी 10,000 फीट की ऊंचाई पर, उसके अंदर इन्होंने हाई स्पीड कनेक्टिविटी के सारे इंतजाम ऑलरेडी किए थे। दोस्तों जब ये टनल इनॉग्रेट हुआ था उस टाइम पे इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं थी कि वायरलेस कनेक्टिविटी भी इस टनल के आसपास दी गई है कि नहीं दी गई है, लेकिन अभी BSNL ने खुद सामने आकर ये कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी इंतजाम कर दिए है। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि नेटवर्क जो है यहाँ का ये ऑलरेडी अवेलेबल है, सिर्फ इसे वर्चुअली रिस्ट्रिक्ट किया गया है, यानी 4G रेडी सिग्नल्स आपको इस टनल में मिलते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अभी क्या होता है, 15 तारीख के बाद में मालूम पड़ जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर सिटी ने एक मिशन शुरू किया है शहर के प्याउस को रीडेवलप करने के लिए। तो दोस्तों मुंबई में आप में से कई सारे लोग रहते होंगे, लेकिन आपको मोस्टली नहीं पता होगा कि शहर में कई जगहों पर, आई मीन लाइक हंड्रेड्स ऑफ जगह पर कई सारे प्याउस मौजूद है जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। दोस्तों इन प्याउस के साथ हुआ ये कि अर्बनाइजेशन के साथ में ये इतने ज्यादा ब्लेंड हो गए हैं कि आपको ये नजर भी नहीं आएंगे। मैं अब कोशिश करूंगा, मैं एक लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप जाकर एक छोटी डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो इन प्याउस के ऊपर बनी हुई, हार्डली वो 10 मिनट की होगी। इसके कारण आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये हेरिटेज चीजें जो है वो किस तरीके से बुरी तरीके से चुप चुकी है। तो यहाँ पर मुंबई सिटी ने डिसाइड किया कि इनिशियली 30 ऐसे प्याउस को आइडेंटिफाई करेगी और इन्हें पूरी तरीके से रीडेवलप किया जाएगा एज लैंडमार्क्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए होगा ये कि आसपास जो भी एनक्रोचमेंट हुआ होगा, गंदगी हुई होगी, उसे क्लीन करके एक प्रॉपर कम्युनल प्लेस वहां पर बनाई जाएगी और इसे फंक्शनल किया जाएगा ताकि लोग इसके अंदर का पानी एक्चुअल में यूज भी कर सकें। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ जो आ रही है L&T से, जिन्होंने हमारे देश को 7वीं ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल डेडिकेट करके पहुंचा दी है। तो दोस्तों ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स को मिलेगी जो कट्टुपल्ली शिपयार्ड में मौजूद रहते हैं। ये दोस्तों चेन्नई के पास में है और इसके कारण अभी जितना ऑर्डर था L&T के पास में कोस्ट गार्ड के लिए इस तरीके की पेट्रोलिंग व्हीकल्स बनाने का, ये इन्होंने पूरा कर चुका है और अभी हमारे सी कोस्ट सिक्योरिटी के लिए एक और व्हीकल हमारी बॉडीज को मिल चुका है। दोस्तों अगली इंटरेस्टिंग खबर आ रही है वाइजाग आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया है एक कसिनो बनाने के लिए। तो दोस्तों कसिनो आप सब जानते होंगे जहां पर गैम्बलिंग होती है, जहां पर जुआ खेला जाता है। तो यहाँ पे इसी तरीके का कसिनो बनाने के लिए वाइजाग में प्रपोजल दिया गया है। दोस्तों जो कसिनोज होते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल जगह होती है, यानी कि दोस्तों एक जो नॉर्मल कसिनो होता है वो अगर सक्सेसफुल बनता है तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू ला सकता है। लेकिन इसके कई सारे नेगेटिव चीजें भी होती है, जैसे यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। कई बार होता है कि लोकल लोग जो है वो कसिनोज में एडिक्ट हो जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए प्रपोजल ये रखा गया है कि किस तरीके से सारी चीजें मैनेज होगी और देखते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है तो गोवा के बाद में आंध्र प्रदेश सेकंड स्टेट बनेगा जहां पर लीगल बड़े कसिनोज आपको देखने मिल सकते हैं। बड़े दोस्तों की खबर की तरफ जो आ रही है फिर से गोवा से। दोस्तों गोवा में 3 बिल्डर्स ने इंटरेस्ट दिखा है एक साइबर फोरेंसिक लैब बनाने के लिए। तो दोस्तों पहले भी एक टेंडर गोवा पुलिस ने फ्लोट किया था कि यहाँ पर कोई तो कंपनी आके एक साइबर फोरेंसिक लैब बनाए, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही थी और अभी बिड्स में कुछ चेंजेस करने के बाद में 3 कंपनीज ने इनिशियल इंटरेस्ट दिखाया। दोस्तों ये जो लैब बनेगी इसके अंदर हमारे देश में हो रहे साइबर क्राइम्स और इसके साथ साथ जुड़े हुए जो पूरा नेटवर्क होता है उसे ट्रैक डाउन करने में ये लैब मदद करेगी और देखते हैं आगे जाकर ये लैब कैसा बनती है, किसमें और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश में हुए एक और इन्वेस्टमेंट से लेकर। दोस्तों टोरेंट गैस नाम की एक कंपनी है जिन्होंने हमारे देश में 8,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लेज किया है, जिसके अंतर्गत साल 2023 तक 500 CNG स्टेशन पूरे देश में बनाए जाएंगे। इसके अंदर के पहले 100 स्टेशन अगले 18 महीनों में बनाए जाएंगे, जबकि 42 स्टेशन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दोस्तों CNG एक ऐसी चीज है जो हमारे देश के कई सारे महत्वपूर्ण शहरों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही है। पेट्रोल से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो थर्ड पार्ट ही CNG खर्च होता है किसी भी गाड़ी को चलाने में, साथ में एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होता है। तो दोस्तों और ज्यादा CNG का नेटवर्क जो है हमारे देश में एक्सपांड करने के लिए टोरेंट गैस अभी काम करेगी।
अगली दोस्तों खबर आ रही है फिर से मुंबई से, जहां पे इस शहर को अपना पहला मैरीटाइम हिस्ट्री म्यूजियम मिलने वाला है। दोस्तों मुंबई की जो डॉकयार्ड हिस्ट्री आप कह सकते हो, यहाँ के जो पोर्ट्स है, नेवल बेसिस है, इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत रिच है। और स्पेशली हमारा जो मॉडर्न पार्ट ऑफ हिस्ट्री है ब्रिटिश एरा के टाइम का, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मुंबई का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसी को देखते हुए जो मुंबई में आज एक डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल ऑलरेडी मौजूद है, इसके पास में पहला म्यूजियम बनाया जाएगा। साथ साथ एक बड़ा वाला म्यूजियम इसी के पास में घरियाल घर नाम की एक जगह है, वहां पर बनाया जाएगा। तो इसके कारण मुंबई की टूरिस्ट स्पॉट्स में एक और जगह जुड़ जाएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडिया में हुए एक और इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो दोस्तों हमारी देश की जो पॉलीमर इंडस्ट्री है, जो प्लास्टिक्स इंडस्ट्री है, इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है डीपी वर्ल्ड यूई ने। तो दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती है, और इन्होंने सामने से अप्रोच किया है ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन या AIPMA को। इन्होंने इसके साथ ये कहा है हमारे देश की दोस्तों प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग या पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और इसे ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने के लिए इन इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में इंडिया काम करेगी। अभी इनिशियली बातें ये चल रही है कि जो पोर्ट्स वगैरह दुबई में इनके हैं, इसके जरिए प्लास्टिक्स का ट्रेड करेंगे, जिसके कारण दोनों कंपनीज को चीजें सस्ते में मिले। लेकिन फाइनल किस तरीके की पार्टनरशिप होगी, इसके ऊपर अब तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पर न्यूज आ रही है बेंगलुरु कर्नाटका से। तो दोस्तों बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में 3 करोड़ रुपए के खर्च करने के बाद में एक नया हॉल स्टेशन तैयार हो गया है और जल्दी पैसेंजर्स के लिए खुल जाएगा। तो दोस्तों केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा दूर है बेंगलुरु सिटी से, और यहाँ से जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। साथ साथ ये बाय रोड ही हो पाता है एटलीस्ट अभी। तो यहाँ पर एक रेलवे लाइन जो इस एयरपोर्ट से 3.5 किलोमीटर दूर से गुजरती है, उसी पर एक हॉल्ट स्टेशन बनाया गया। ये कोई मेन रेलवे स्टेशन नहीं होगा, और ये ज़्यादातर यहाँ पर एयरपोर्ट पे आने जाने वाले एम्प्लॉयज़ को इनिशियली सर्विस करेगा। दोस्तों इस एयरपोर्ट में वैसे डेली 28,000 लोग काम करते हैं, इसके कारण ये नंबर कम नहीं है कि कितने लोग इस रेलवे स्टेशन को यूज़ करेंगे। और इसके कारण बैंगलोर सिटी और बैंगलोर एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए रेलवे का माध्यम भी जल्द हाजिर हो जाएगा। साथ साथ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह भी कहा है कि वो शटल सर्विसेज शुरू करेंगे ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच में ट्रेन के टाइमिंग्स के हिसाब से। तो इसके कारण एयरपोर्ट और स्टेशन के बीच के ट्रैवलिंग के लिए भी सॉल्यूशन ऑलरेडी डिसाइड कर लिया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो आ रही है हमारे देश ने लॉन्च किए एक नए टूरिज्म प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका नाम है माय गंगा माय डॉल्फिन। तो दोस्तों गंगा रिवर में एक बहुत यूनिक स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन पाई जाती है, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में और बांग्लादेश के कुछ भागों में मिलती है। तो इसी को प्रमोट करने के लिए, इस एनिमल स्पीशीज को बढ़ावा देने के लिए गंगा रिवर डॉल्फिन डे के दिन इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, और ये दोस्तों हमारे इंडिया के इको टूरिज्म डिपार्टमेंट के नीचे आता है। दोस्तों इनिशियली इस प्रोजेक्ट में बिंजौर, नरोरा, खालागांव, प्रयागराज, वाराणसी और बंदेल, इन जगहों पर ये टूरिस्ट ड्राइव्स इनिशिएट की जाएगी और लोगों को रिवर में टूर करा के डॉल्फिन दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की इंफ्रा न्यूज। काफ़ी अच्छा वीडियो था, और जैसा आप देख रहे हैं इंफ्रा न्यूज़ जो है बहुत सारी न्यूज़ को एक ही अपडेट में डाल देती है, विच इज़ अमेजिंग। और उनकी सारी न्यूज़ जो होती हैं वेरी गुड क्वालिटी। अब इसमें जो है मैं 4-5 पॉइंट्स कवर करूँगा जो इन्होंने हाईलाइट किए थे। एक था विजाक में जो कसिनो बन रहा है। अब कसिनो की प्रॉब्लम ये होती है, जैसे यूएस में आपको पता ही है, लास वेगस में पूरी सिटी डेडिकेटेड है कसिनोज़ पे। तो उसमें कसिनो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लोकल कसिनो नहीं बनाना चाहिए, मतलब सिटी के अंदर। जैसे हर जगह, जैसे डेनवर है, डेनवर में भी कसिनोज़ हैं, मगर वो थोड़ा बाहर हैं सिटी से। तो पहली बात होती है बिल्कुल सिटी के अंदर कसिनो नहीं होता, क्योंकि क्या होता है कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं, वहीं कसिनो में चले जाते हैं। कसिनो में लोगों को लगता है कि हम जीत रहे हैं, बट इवेंचुअली आप हारते हैं। कसिनो में ये सोचिए कि कोई भी जाता है तो वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना चाहिए कि भाई इतना पैसा जो है मैं डुबाऊँगा, उसकी लिमिट बना के जाइए आप, कि मैं जो भी है $50, $100, बस इससे ज़्यादा जो है मैं नहीं खर्चा करूँगा, ये डुबा के आना है। क्योंकि जीतना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप जीत भी जाते हैं, कई लोग नहीं मानेंगे, मगर अगर जीत भी जाते हैं तो आप खेलते रहेंगे तो अल्टीमेटली हार जाएँगे। तो या तो जो कई लोग होते हैं जो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो जाते हैं, खेलते हैं, जब जीतते हैं तो रुक जाते हैं, जैसे जीते रुक जाते हैं, बस कि हो गया भाई, जीत के निकलो। अगर आप ना रुके जीतने के बाद, खेलते रहें, तो डेफिनेटली आप एक समय पे हार जाएँगे सारा पैसा। तो ये बहुत क्रिटिकल बात है कि मगर कसिनो में डेफिनेटली ये है कि टूरिज़्म होता है और काफ़ी आपके इकॉनमी बढ़ती है, ये मगर डिसिप्लिन लोगों के लिए ही है। और दूसरा जो बात कर रहे थे रिफाइनरी, बहुत अच्छी बात है कि भूटान में बना के दे रहे हैं, म्यांमार में रिफाइनरी बन रही है, इंडिया बनाएगा। अब इंडिया ने एक बात देखी है कि जितने भी नेबर्स हैं उनमें अपना दबदबा बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका नेबर्स में दबदबा नहीं है तो आप देख रहे हैं कि चाइना इंक्रोच कर रहा है,
चाइना आके अपने पोर्ट्स बना रहा है, उनको बड़े बड़े लोन दे रहा है, वो लोन नहीं कर पाते तो पूरा का पूरा पोर्ट ही ले जाता है। तो उसकी वजह से नेपाल में आपने देखा, मॉरिशस में देखा, और भी कुछ कुछ जगहों में ये प्रॉब्लम्स आ रही है जहाँ चाइना जो है इंक्रोच कर रहा है, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है इन कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने भी ये शुरू किया है कि नेबरिंग कंट्रीज़ को कि हम हेल्प करेंगे। और इंडिया डेमोक्रेसी है, इंडिया का कोई और रीज़न नहीं है अदर देन फ्रेंडली बिहेवियर की और आपका हेल्प करना। तो ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। और जो इन्होंने बात की थी फाउंटेन्स जो थे, म्यूज़िकल फाउंटेन्स इन नोएडा, अब ये बहुत अच्छा है कि जहाँ तक हम दिल्ली से हैं तो दिल्ली में एक फाउंटेन हुआ करते थे बहुत समय पहले, मेरे ख्याल से अभी भी होंगे जहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन्स हैं। बट इसमें जो बड़ी बात थी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी फाउंटेन्स की, और पीछे आपको लेज़र शो नज़र आ रहा था। अगर आप पीछे देखें तो लेज़र शो के लिए आपको पहले कुछ धुआं क्रिएट करना पड़ता है, तो पहले उन्होंने या पानी, कुछ शील्ड चाहिए जहाँ पे लेज़र ठहर जाए आप देख सके। तो मेरे ख्याल से आप देख रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने पहले पानी का बौछार किया था, पानी के बौछार के बाद शायद वो मेरे ख्याल से थोड़ी भाप थी या मॉइस्चर था या पानी था या इस टाइप की कुछ मतलब स्मोक तो हो नहीं सकती क्योंकि स्मोक में तो स्मेल आएगी, तो इस टाइप की कुछ होती है, फॉग समझ लीजिए, जहाँ पे आपको लेज़र शो नज़र आएगा। तो बहुत अच्छा लेज़र शो नज़र आ रहा था और कह रहे थे कि उसको इवेंचुअली ओपन होगा, मगर कोरोना वायरस की वजह से अभी रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है थोड़ा, बट इवेंचुअली ओपन होगा। उसके बाद बात आई थी बिगेस्ट आईटी पार्क की, जो कोलकाता में बन रहा है। तो जैसे मैंने कहा था, अगर आप देखें हमारे समय में कलकत्ता जो था बड़ा था, बहुत बड़ी सिटी थी, बेंगलोर और हैदराबाद से बड़ा था। अब आप फास्ट फॉरवर्ड जाइए 25 साल, आपको दिखेगा कि कोलकाता छोटा है और बेंगलोर, कोलकाता और हैदराबाद भी शायद कोलकाता से बड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से अब कोलकाता कोशिश कर रहा है कैचअप करने की, बिगेस्ट आईटी पार्क बनने वाला है और एल&टी बना रही है। मगर एक आईटी पार्क में नॉर्मली आपको बहुत सारी कंपनी चाहिए, सिर्फ एक एल&टी नहीं। तो मेरे ख्याल से उनका कहने का मतलब है कि एल&टी बहुत बड़ी एस्टैब्लिशमेंट बना रही है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आएंगी और वहाँ सेटअप करेगी। तो वो एक अच्छी बात है और लग रहा है कि कोलकाता डेफिनेटली अब कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जो लास्ट जो इन्होंने खबर हाईलाइट की थी वो की थी अबाउट शिप्स के बारे में कि कोस्टल जो हमारी यहाँ पे बोलते हैं उसको कोस्ट गार्ड, सो इंडिया में जो कोस्ट गार्ड है उनके लिए शिप आ रहा है जिससे वो कोस्ट लाइन की अच्छी मॉनिटरिंग कर सके। तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी। और मेरे ख्याल से जो एक और मुझे खबर अच्छी लगी वो थी डॉल्फिन्स के बारे में, जो कह रहे हैं कि गंगा रिवर में डॉल्फिन्स हैं और वहाँ पे पूरा अपैरेटस बनाया जाएगा जिससे लोग आएँ और डॉल्फिन्स को देख सकें। तो वो बहुत ही मॉडर्न तरीका है। यूएस में भी काफ़ी जगह पे आप जाएंगे आपको डॉल्फिन के शोज़ नज़र आएंगे, मगर नॉर्मली ये जगहें सी के साथ होती हैं। तो आप किसी भी जगह जाएंगे जहाँ सी है तो सी के पास कोई ना कोई आपको इस तरीके का म्यूज़ियम मिलेगा या कोई अम्यूज़मेंट पार्क मिलेगा जहाँ पे डॉल्फिन का शो आएगा। बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं, वहाँ पे डॉल्फिन होती हैं और इंस्ट्रक्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट उनको टास्क देता है करने के लिए, तो डॉल्फिन जा रही है। तो बहुत ही अच्छा लगा है देख के न्यूज़ को और कि इतनी सारी इम्प्रूवमेंट हो रही है। फैंटास्टिक वीडियो। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।